हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, मध्य पाषाण काल का मानव कैसे रहता था, कहां कहां से भारत में इसके स्थल प्राप्त होते हैं, और दोस्तों मध्य पाषाण काल के कौन कौन से औजार थे, आज दोस्तों हम मध्य पाषाण काल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पुरा पाषाण काल के बारे में समझा था, और पुरा पाषाण काल का जो मानव था वे कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करता था और शाम होने से पहले पेड़ों में चढ़ जाता था। और दोस्तों, पुरा पाषाण काल का जो मानव था वे पहाड़ों के आसपास रहता था, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों के आसपास उसे आसानी से पत्थर के औजार मिल जाते थे या पत्थर के औजार आसानी से बना लेते थे। इसीलिए दोस्तों जो पुरा पाषाण जो काल है उसे दोस्तों चापर चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में काफी परिवर्तन होता है, इसलिए मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस समय जो मानव था स्थायी रूप से निवास प्रारंभ कर देता है, और दोस्तों जानवर या हम कहें पशुओं को दोस्तों पालतू बना लेता है, पशुपालन करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन दोस्तों हम राम शरण शर्मा के अनुसार बात करें तो राम शरण शर्मा ने कहा है जो मानव पशुपालन करते थे पुरा पाषाण, यहाँ पर हम मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल में जो मानव पशुपालन करते थे वे दोस्तों पशुओं के दूध नहीं पीते थे। उनका मानना दोस्तों ये था जो पशुओं का जो दूध होता है वे पशुओं के बच्चों के लिए होता है। मानव केवल पशुपालन मांस के लिए करता था। किसके लिए करता था दोस्तों? मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन करता था मानव। तो दोस्तों आज हम दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। हम बात करें तो दोस्तों ये 10,000, 8,000 ईसा 10 से कहीं कहीं पर इसे 10,000 ईसा पूर्व से, लेकिन भारत में ये 8,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। जिस समय दोस्तों जो बर्फ होती है वो कम हो जाती है और दोस्तों जो धरती है ये रहने लायक बन जाती है, उस समय दोस्तों प्रारंभ होता है। ठीक है ना। ये दोस्तों 10,000 से कब तक चलती है दोस्तों? 4,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है दोस्तों? 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। इसे दोस्तों मध्य पाषाण काल को दोस्तों संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। क्योंकि दोस्तों इस समय एक परिवर्तन जो हुआ था वह दोस्तों पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और स्थायी निवास प्रारंभ कर दिए थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, इसलिए इसे संक्रमण काल कहते हैं। नंबर 1 दोस्तों पशुपालन, और नंबर दूसरा है दोस्तों एक स्थायी निवास, इसलिए दोस्तों इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसे दोस्तों आग नवपाषाण काल भी कहा जाता है। आग नवपाषाण काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अंध नवपाषाण काल, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बाद दोस्तों नवपाषाण काल प्रारंभ हो जाता है। ये दोस्तों नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच का है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब दोस्तों जो इसके जो औजार हैं वो सबसे पहले किसने खोजे, कहां से खोजे? परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। CL कार्लाइल, ठीक है ना, इन्होंने दोस्तों इसके औजार 1867 ईस्वी में दोस्तों विंध्य क्षेत्र से खोजे। कौन से क्षेत्र से खोजे थे? विंध्य वाला जो क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र से खोजे थे। विंध्य वाले क्षेत्र से इसके औजार खोजे थे। अब दोस्तों बात यह आती है कि जो इसके औजार थे वो कैसे थे, समझना। जो औजार थे दोस्तों छोटे पत्थर के औजार थे। ठीक है ना, जैसे चंद्राकार और दोस्तों अर्ध चंद्राकार। ठीक है, अर्ध चंद्राकार,
ठीक है ना। इस तरीके के औजार थे, चंद्र के आकार वाले भी थे, अर्धचंद्राकार के औजार भी थे। इस तरीके से औजार थे, एक अच्छे औजार थे। हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो उस समय के जो औजार थे वो थोड़े बड़े थे, इस समय के जो औजार हैं थोड़े छोटे हैं, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया, इस समय दोस्तों शवाधान प्रारंभ कर दिया गया। शवाधान, ठीक है ना, शवाधान। दोस्तों मृत्यु के बाद इस समय व्यक्ति को दफनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी जानकारी दोस्तों हमें प्राप्त होती है सराय नाहर से प्राप्त होती है, महदा से प्राप्त होती है, और दोस्तों दमादम से प्राप्त होती है, और दोस्तों बागोर से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या करना प्रारंभ कर दिया था? शवाधान प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था शवाधान। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो उनके जो हमें कंकाल, जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो खुले में प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों हमें कब्रों में प्राप्त होते हैं, और दोस्तों बहुत सी कब्रें ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिनमें दोस्तों एक साथ 3-3 मानव को दफनाया गया था। ये है दमदमा से एक साथ 3 मानव को दफनाया गया था। और दोस्तों हम महदा की बात करें, वहां पर स्त्री और पुरुष को साथ दफनाया गया था। युगल समाधि प्राप्त होती है, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ये दोस्तों इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हो गई। अब इसके स्थलों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हम पढ़ेंगे बागोर के बारे में, पढ़ेंगे किसके बारे में? बागोर के बारे में, ठीक है ना। समझना दोस्तों, स्थल है बागोर। दोस्तों नाम सुना होगा आपने बागोर, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। बागोर कहां पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है बागोर। सबसे पहले हम समझते हैं बागोर के बारे में। बागोर समझना दोस्तों, एक टीला प्राप्त होता है, एक टीला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? टीला प्राप्त होता है बागोर का, ठीक है ना। ये टीला दोस्तों 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कितने स्तर प्राप्त होते हैं यहां से? 3। सबसे पहला वाला स्थल कौन सा है? ये है। ये दोस्तों 4480 से ये 2700 ईसा पूर्व का है, ईसा पूर्व का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 2700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 500 ईसा पूर्व से दोस्तों 500 ईस्वी तक का है, ईस्वी तक का है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, पहले समझना इन चीजों को आप। कितने स्तर प्राप्त होते हैं दोस्तों? सबसे पहला है नीचे वाला होता है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है ना। 3 स्तर प्राप्त होते हैं बागोर से, समझना। सबसे पहला वाला है ये है, क्योंकि जब दोस्तों इसका पहला स्तर का पतन होगा तभी तो दूसरी बस्ती बसेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों जो ये पहला वाला है दोस्तों, ये कब का है? मध्य पाषाण काल का है। कब का है दोस्तों? मध्य पाषाण काल का है, ठीक है ना। ये दोस्तों मध्य पाषाण काल का स्थल है पहला। अब दोस्तों हमें जो जानकारी प्राप्त होती है इसी से प्राप्त होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं 1967 से 70 ईस्वी में इसकी जो खुदाई जो की थी वे दोस्तों VN मिश्रा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? VN मिश्रा ने इसकी खुदाई की थी। कब? 1967 से 1970 ईस्वी, ठीक है ना। दोस्तों जो ये स्तर है ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी, ठीक है ना। ये कोठारी नदी कहां पर है दोस्तों? ये स्थल है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कहां पर है? ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। ये हो गई हमारी बात कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इसे महासती या महासतिया का टीला भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया का टीला भी इसे कहा जाता है। अब दोस्तों जो ये स्तर है वाला, ये दोस्तों मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा है,
अगर दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कहां से प्राप्त होता है, वे बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दोस्तों अगला है, यहां से दोस्तों पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? साक्ष्य प्राप्त होता है पशुपालन का। अगर पशुपालन की हम बात करें तो कहां से प्राप्त हो रहा है? भीलवाड़ा से प्राप्त हो रहा है। दोस्तों हम दूसरे स्तर की बात करें दोस्तों, ये है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ जाता है, उसके बाद ये वैदिक संस्कृति से भी जुड़ जाता है। और तीसरा दोस्तों हम कहने का मतलब ये है, ये मध्य पाषाण काल से लेकर दोस्तों ये लोहा काल तक से जुड़ा हुआ है। कब तक से जुड़ा हुआ है दोस्तों? लोहा काल तक से जुड़ा हुआ है ये बागोर स्थल, ठीक है ना। और हम आज क्या पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और यहां से पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जो खुदाई की थी दोस्तों, वे दोस्तों किसने की थी? VN मिश्रा ने की थी, जिसका पूरा नाम था वीरेंद्र नाथ मिश्रा। उन्होंने इसकी खुदाई की थी। तो दोस्तों यह है मध्य पाषाण काल का स्थल बागोर। और इसके कितने स्तर हैं दोस्तों? 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं दोस्तों? 3 स्तर हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये जो बागोर है ये 3 बार बसा और 3 बार उजड़ गया। क्योंकि दोस्तों जो स्तर हैं इनसे हमें पता चलता है, पहली जब बस्ती नष्ट होगी तो दूसरे लोग यहां पर निवास करेंगे, ये नष्ट होगी तो फिर तीसरे निवास करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये बागोर 3 बार बसा और तीनों बार उजड़ गया था, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल का मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल बागोर के बारे में हो गया। इसके बाद दोस्तों हम अगले स्थल की बात करते हैं, ठीक है ना। अगला स्थल है दोस्तों, एक स्थल है दोस्तों लंघनाज। कौन सा है दोस्तों? लंघनाज है, ठीक है ना। वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है लंघनाज। लंघनाज, ठीक है, लंघनाज, ठीक है। ये दोस्तों जो स्थल है ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। दोस्तों हम बात करें HD सांकलिया, ठीक है ना। HD सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया, ठीक है ना। हसमुख धीरजलाल सांखलिया, हसमुख, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने इसकी खुदाई की थी। यहां से दोस्तों मानव के 14 कंकाल प्राप्त होते हैं। कितना कंकाल प्राप्त होते हैं? 14 कंकाल प्राप्त होते हैं मानव के। और दोस्तों यहां से एक तांबे का चाकू प्राप्त होता है। किसका दोस्तों? तांबे का यहां से चाकू प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तांबे का चाकू प्राप्त होता है यहां से। ये दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14 यहां से मानव के कंकाल प्राप्त होते हैं। और ये लंघनाज जो स्थल है ये कहां पर है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षाओं में कभी कभी तो ऐसा ही पूछ लिया जाता है, लंघनाज स्थल कौन से काल से जुड़ा हुआ है? तो ये मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला स्थल है हमारा दोस्तों लहुरा देव। दोस्तों ये लहुरा देव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सबसे पहले तो ये संत कबीर नगर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? लहुरा देव। और दोस्तों जो ये स्थल है दोस्तों, इसके हम समय की बात करें, इसका जो समय है दोस्तों ये 9000 से ये दोस्तों 8000 ईसा पूर्व का है। 9000 से दोस्तों 8000 ईसा पूर्व का स्थल है लहुरा देव, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, यहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहां से, ठीक है ना। और दोस्तों यहां से कृषि की जानकारी प्राप्त होती है, कृषि की जानकारी, ठीक है ना, कृषि की जानकारी। एक बार दोस्तों हम पहली बात करें तो पहले दोस्तों ये माना जाता था भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो कृषि की जानकारी प्राप्त होती है वे दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। ये जो मेहरगढ़ जो स्थित है स्थल है ये दोस्तों बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में स्थित है।
बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये माना जाता था जो खेती की, जो कृषि की जो जानकारी प्राप्त होती है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होती है, लेकिन दोस्तों अब ये लहुरा देव ने ये मान लिया है दोस्तों, क्योंकि वहां से प्राप्त नहीं होती, सबसे पहले लहुरा देव से प्राप्त होती है। क्योंकि जो ये मेहरगढ़ स्थल है ये दोस्तों 7000 ईसा पूर्व का है। कब का है दोस्तों? 7000 ईसा पूर्व का है। और उससे पहले का कौन सा स्थल है? हमारा लहुरा देव है। इसलिए सबसे पहले प्राचीनतम हमें चावल की, कृषि की जो जानकारी प्राप्त होती है वे दोस्तों लहुरा देव से प्राप्त होती है, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला स्थल है हमारा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो का आपने नाम सुना होगा, जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, ठीक है दोस्तों, चौपानी मांडो। ये दोस्तों ये कहां पर है? यूपी में स्थित है, इलाहाबाद के पास है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये किस लिए है दोस्तों? यहां से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिए है? यहां से दोस्तों मधुमक्खी के आकार वाली, कैसी दोस्तों? मधुमक्खी के आकार वाली यहां से झोपड़ियां प्राप्त होती हैं। मधुमक्खी के आकार वाली यहां से झोपड़ियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए, ठीक है ना। मधुमक्खी के आकार वाली यहां से 13 झोपड़ियां प्राप्त होती हैं मधुमक्खी के आकार की। मधुमक्खी के आकार की कितनी प्राप्त होती है दोस्तों? 13 झोपड़ियां प्राप्त होती हैं। कितनी प्राप्त होती हैं? 13 प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों समझना मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिए है, समझना। अगर पूछ लिया जाए कौन सा स्थल है जो 3 काल से जुड़ा हुआ है, पुरा पाषाण, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण, इसके बाद दोस्तों नव पाषाण। तो दोस्तों इसमें जो जुड़ा हुआ है तीनों कालों से वे दोस्तों चौपानी मांडो जुड़ा हुआ है। कौन सा है दोस्तों? चौपानी मांडो तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। ये पुरा पाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है और नव पाषाण काल से भी है, ठीक है ना। यहां से दोस्तों 13 झोपड़ियां प्राप्त होती है मधुमक्खी के आकार वाली। और ये चौपानी मांडो कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, अगला स्थल है एग्जाम में, एनडीए नेट के एग्जाम में आया भी हुआ प्रश्न है दोस्तों। हम बात करें दोस्तों किसकी हम बात करते हैं? हम बात करें दोस्तों सराय नाहर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सराय नाहर। ये दोस्तों जो स्थल है ये प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्यों है? यहां से 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 8 यहां से गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां से गर्त आवास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? गर्त आवास प्राप्त होता है। अब दोस्तों प्रश्न आता है ये गर्त आवास क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। स्तंभ गर्त आवास क्या होता है? अगर दोस्तों हम बात करें स्तंभ गर्त आवास की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो ये स्तंभ गर्त आवास क्या होता है, ठीक है, ये समझने की चीज है दोस्तों। इस तरीके से 1 2 और इस तरीके से दोस्तों खंबे खड़े होते हैं और इनके ऊपर दोस्तों इस तरीके से झोपड़ी बना दी जाती है खंभों के ऊपर, तो दोस्तों उसे बोलते हैं स्तंभ गर्त आवास। एक हम कहें पत्थर के खंबे होते हैं उनके ऊपर झोपड़ी डाल दी जाती है, उसे बोलते हैं स्तंभ गर्त आवास, ठीक है, जो खुली हुई भी होती है उस टाइप में, ठीक है। तो दोस्तों यहां से स्तंभ गर्त आवास प्राप्त होते हैं। अगली बात दोस्तों ये है यहां से दोस्तों 4 कब्र प्राप्त होती है। 4 कब्र प्राप्त होती है। यहां से क्या प्राप्त होती है दोस्तों? 4 कब्र यहां से प्राप्त होती है। और दोस्तों हम बात करें पहली बार दोस्तों आक्रमण की जानकारी
हम बात करें दोस्तों, पहली बार जो आक्रमण की जो जानकारी प्राप्त होती है वो सराय नाहर से ही आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पहली बार आक्रमण के बारे में जानकारी सराय नाहर से प्राप्त होती है। यहां से दोस्तों 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं, गर्त आवास प्राप्त होते हैं, 4 मानव यहां से कब्र प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा जो इससे आगे का जो टॉपिक है वह है दोस्तों कौन सा, मेहदा। कौन सा है दोस्तों, मेहदा है, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा दोस्तों मेहदा, ठीक है ना। मेहदा है वो भी दोस्तों कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में ही स्थित है, मेहदा, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों, ये भी प्रतापगढ़ में ही स्थित है। कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में, ठीक है दोस्तों। यहां से गर्त चूल्हे जो प्राप्त होते हैं वो 35 प्राप्त होते हैं। वो दोस्तों सबसे ज्यादा चूल्हे जो गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं वो मेहदा से प्राप्त होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें, यहां से दोस्तों वध स्थल की जानकारी प्राप्त होती है, वध स्थल की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। किसकी, वध स्थल की जानकारी, इसे वध स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। यहां से सिलबट्टा दोस्तों क्या होता है, जिस पर मसाला पीसते हैं, गांव में होता है ना, ठीक है ना। एक छोटा सा पत्थर होता है, एक बड़ा पत्थर पर दोस्तों उससे पीसते हैं। सिलबट्टा की यहां से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और दोस्तों स्त्री पुरुष को साथ दफनाया गया है, साथ दफनाया गया है। तो दोस्तों हम यहां पर कह सकते हैं युगल समाधि कह सकते हैं। युगल जो समाधि जो प्राप्त होती है दोस्तों वे मेहदा से प्राप्त होती है। कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। सबसे ज्यादा 35 जो चूल्हे प्राप्त होते हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां से गर्त आवास यहां से भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों, गर्त आवास यहां से भी प्राप्त होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, मेहदा के बाद जो अगला है वो है दोस्तों हमारा दमदमा। कौन सा है दोस्तों, दमदमा है, ठीक है। दमदमा दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बात समझना, जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो हटके होते हैं, जो कुछ अलग होते हैं। तो दोस्तों जो दमदमा है उसमें क्या चीज अलग है उसके बारे में समझ लीजिए। दमदमा, ठीक है ना। ये जो दमदमा है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। कहां पर है, प्रतापगढ़, ये यूपी में स्थित है, ठीक है, यूपी में स्थित है दोस्तों। यहां से 41 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने, 41 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 41 मानव कंकाल यहां से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां से एक कब्र में दोस्तों यहां से तीन शवाधान प्राप्त होते हैं। कितने, 3 शवाधान प्राप्त होते हैं एक कब्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे दमा से प्राप्त होते हैं जो दोस्तों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों एक कब्र के अंदर जो 3 मानव प्राप्त होते हैं, 3 कंकाल प्राप्त होते हैं, वे दोस्तों दमदमा से प्राप्त होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अन्य स्थलों की बात भी कर लेते हैं, जो छोटे छोटे और भी हमें स्थल प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है ना। एक है दोस्तों भीमबेटका। कौन सा है दोस्तों, भीमबेटका, ठीक है ना। ये दोस्तों जो भीमबेटका है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, भोपाल से कुछ दूरी पर स्थित है दोस्तों। यहां से भीमबेटका से दोस्तों गुफा प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं गुहा लेख प्राप्त होते हैं। गुहा लेख तो नहीं है, गुहा चित्र प्राप्त होते हैं गुफाओं पर, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, हर इंसान चित्रकार होता है, आप हैं, मैं हूं, हर इंसान के अंदर एक चित्रकला है वो जुड़ी हुई होती है। और अगर हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला सबसे पहले प्राचीन काल से ही चित्रकला चली आ रही है, आदि मानव के समय से ही चित्रकला चली आ रही है। अब प्रश्न उठता है कि आदि मानव के समय से चित्रकला कैसे चली आ रही है, तो समझना दोस्तों, एक बात समझना, जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वे दोस्तों जो उसके माइंड में चलता है
उस चीज को वो आज दोस्तों पेपर पर, कागज पर उकेर देता है, दीवार पर उकेर देता है। लेकिन दोस्तों प्राचीन काल में भी मानव क्या करते थे, अगर जो उनके माइंड में जो चीज चलती थी उसे दोस्तों चित्र बना देते थे। तो यहां पर भीमबेटका में क्या होता है दोस्तों, गुफाओं में जो लोग रहते थे, अब उनके माइंड में एक ख्याल आते थे, नए नए आइडिया आते थे, या हम कहें जिन जानवरों को वो देखते थे तो उनका चित्र बनाते थे। तो दोस्तों भीमबेटका में क्या करते थे दोस्तों, यहां पर दोस्तों जो लोग थे वो क्या करते थे, वो दोस्तों पशुओं के चित्र बनाते थे, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, उन पशुओं को चित्र बनाते थे जो खाने योग्य थे। क्या थे दोस्तों, खाने योग्य थे। दोस्तों जो पक्षी थे, पक्षी के चित्र नहीं बनाते थे, क्योंकि पक्षियों को नहीं खाते थे, जानवरों को खाते थे। जिन जानवरों को खाते थे उनके चित्र बनाते थे। और जो दोस्तों दानों पर पलते थे ऐसों के चित्र नहीं बनाते थे, जो खाने योग्य थे उनका चित्र बनाते थे। तो दोस्तों क्योंकि तो जो मानव था, मानव क्या था इस समय, मांसाहारी था। और दोस्तों जिस चीज को वो खाता था उसी का चित्र बनाता था, और दीवारों पर दोस्तों ऐसी चित्रकला प्राप्त होती है। और दोस्तों समझना, जो ये भीमबेटका है दोस्तों, ये पुरापाषाण काल से भी संबंधित है, पुरापाषाण और दोस्तों मध्य पाषाण और दोस्तों ये नवपाषाण काल से भी जुड़ा हुआ स्थल है। किससे दोस्तों, नव, ये दोस्तों तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों चौपानी, मांडो तीनों कालों से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से दोस्तों जो ये भीमबेटका जो स्थल है मध्य प्रदेश में, ये भी तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर चित्रकला, सबसे प्राचीनतम चित्रकला जो प्राप्त होती है वो दोस्तों भीमबेटका से प्राप्त होती है। और यहाँ पर दोस्तों जो चित्र बनाए गए थे वो जानवरों के बनाए गए थे, वो ऐसे पशुओं के, जानवरों के चित्र बनाए गए थे जिन्हें उस समय का मानव खाते थे। पक्षियों के चित्र नहीं बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक स्थल है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ है। कौन सा स्थल है दोस्तों, आदमगढ़। नाम आपने सुना होगा आदमगढ़ स्थल है दोस्तों, आदमगढ़। ठीक है ना, आदमगढ़ के बारे में भी हम समझ लेते हैं। आदमगढ़ दोस्तों, जो ये आदमगढ़ स्थल है मध्य प्रदेश, दोस्तों यहां से पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है, पशुपालन की जानकारी। ये भी कौन सा स्थल है दोस्तों, ये भी कौन सा स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। बागोर और आदमगढ़ से ये पशुपालन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों एक और है, हम बात करें दोस्तों बिहार से भी प्राप्त होते हैं स्थल। कहां से, बिहार से भी हमें स्थल प्राप्त होते हैं। जैसे भागलपुर है, यहां से भी दोस्तों मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों बंगाल की हम बात करें, बंगाल से दोस्तों जो प्राप्त होता है वीरभानपुर स्थल बंगाल से भी प्राप्त होता है, वह भी दोस्तों मध्य पाषाण काल का ही स्थल है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमें, और कुछ स्थल दोस्तों हमें तमिलनाडु से भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये है मध्य पाषाण काल। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस समय होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन नोट कर लें आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव स्थायी रूप से निवास प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों इस समय पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। ये परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और स्थायी रूप से एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया था। अब जो इनके पास बच रही थी वो बच रही थी कृषि, खेती करना बच रहा था। और दोस्तों नवपाषाण काल में आकर खेती करना भी मानव प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था मध्य पाषाण काल। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।